नमस्कार, जोहार। एसबी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैंने 2016 टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी का। कल मैंने जो वीडियो डाले थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे उस कंटेंट से कितना क्वेश्चन आया था पिछला साल वो देखते हैं। तो पहले हम पहला टॉपिक को लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीपता टिटोरी तारे पृथ्वी से कितने दूर पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 दे है। 800 प्रकाश वर्ष, 200 प्रकाश वर्ष, 400 प्रकाश वर्ष और 1200 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 प्रकाश वर्ष। इसके व्याख्या का बात करते हैं तो देखते हैं क्या है। व्याख्या में लिखा है कि समीपतम टिटोरी जो है तारे पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तारों में निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है, यानी कि सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं, इन्हें युग्म तारे पे जो जोड़ों में पाया जाता है, 2 जोड़ा में पाया जाता है, उसको युग्म तारे कहते हैं। अगला है, तारों की मृत्यु तब प्रारंभ होती है जब उनके कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है, यानी कि उसका जो कोर भाग है, तारा का जो कोर भाग है उसमें ईंधन समाप्त, जैसे तारा का कोर भाग यहाँ जो होता है, इसमें ईंधन की अगर समाप्ति होने लगती है तो उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होते हुए तारे अनंत विस्फोट होते हैं, जिसमें कुछ देर के लिए काफ़ी तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है और इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। यानी सुपरनोवा विस्फोट, ये क्वेश्चन बन सकता है इस एग्जाम के लिए कि सुपरनोवा विस्फोट किसे कहते हैं, या यहाँ दे देगा कि मृत्यु हुई तारे अनंत विस्फोट करते हैं, जिसमें कुछ देर के लिए काफ़ी तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है और क्या दिया था कि भारत में एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है। जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया? पहला है पटना में, दूसरा है दार्जिलिंग में, तीसरा है कोडेनॉल में और चौथा है कोटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग में। देखिए, भारत में एशिया का प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये है आपका 1898 ईस्वी में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद एक बार वो हुआ था 1902 में। ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पर, और ये 4200 किलोवाट शक्ति की विद्युत गृह लगा था। अगला क्वेश्चन है, नेब्यूलर चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनुशूलन समस्या क्या है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है। ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमा, गैस शिवल्य की प्रतिमा, ग्रहाणु प्रतिमान और है मूल ग्रह प्रतिमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रहाणु प्रतिमान। अगला क्वेश्चन इसका व्याख्या देखते हैं। नेबुलर चक्रिका प्रतिमा में सबसे बड़ी अनुसंधान समस्या जो है वह ग्रहाणु प्रतिमान की है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से है, ग्रहाणु परिकल्पना
ने प्रस्तुत किया था? यहाँ है थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मिल्टन ने, जेम्स जीन और चैम्बरलिन ने, ओटो सिम्ड एंड फॉरेस्ट मोल्टन ने, विलियम्स मैक्रिकी और थॉमस चैम्बरलिन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मेल्टलिन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। निहारिका परिकल्पना की विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 में, कब? 1905 में जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया। निहारिका परिकल्पनाओं की विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिकाओं से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरना इनकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेब्यूलर परिकल्पनाओं के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रह के बीच कोणीय वर्ग वितरण की मुख्य समस्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। मूल ग्रह प्रतिमान, ज्वारभट्ट प्रतिमान, लाप्लासियन प्रतिमान, जेम्स जीन प्रतिमान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाप्लासियन प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत सन 1796 में, अगर पूछा जाए कि लाप्लास कहाँ के विद्वान थे, तो वह कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान। और इन्हें अपना मत कब व्यक्त किया था? 1796 में। इसका जो पुस्तक था एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, कांट की जो अशुद्धियाँ थी उसी को सुधारने के लिए लाप्लास ने अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था। तो इसकी क्या क्या अशुद्धियाँ थी, कांट की अशुद्धियाँ के बारे में? इसकी मुख्य 3 अशुद्धियाँ को लिया गया है। क्या है? उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी, यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी, यह नियंत्रण शीतल होकर सिकुड़ती गई। ये 3 परिकल्पना है। आगे देखिए, निम्न में से किसने 1755 में नेब्यूलर परिकल्पनाओं विकसित की? तो इसका किसने किया था? इसका 4 ऑप्शन, कार्ल सोगन, इमैनुएल कांट, विलियम मैक्रिकी और ओटो सिमन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इमैनुएल कांट। अगला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 1755 में नेब्यूलर परिकल्पना इमैनुएल कांट ने प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वाक्यव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि कांट की गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र प्रसारित बल निहारिका से अलग हुई, छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया था वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में निकेल और लौह से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए क्या है, ये तरल अवस्था में जो है बना हुआ, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? परपट्टी है, सीमा है, सियाल है या निफे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निफे। ये किससे बना हुआ है? तो ये 2 तत्वों से मिलकर बना, निकेल और लोहा से मिलकर बना है। निफे में किसका क्रोड़ का भाग कर रहा है? क्रोड़ का भाग कर रहा है। ये 2 है, एक है बाह्य क्रोड़ और एक है आंतरिक क्रोड़।
तो आंतरिक क्रोड जो है वह द्रव्य अवस्था में है। देखिए, तरल अवस्था में निकेल और लौह से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और आंतरिक परत को नीफे कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे बेरिस्फीयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम, लौह और मैग्नीशियम का बात हो रहा है। तो ये कल जो वीडियो बनाए थे उसमें सारा चीज़ डिफिनेशन किया गया है। अगर आज हम डिफिनेशन करते हैं तो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मेंटल। देखिए यहाँ दिया कि मेंटल में लौह और मैग्नीशियम की सिलिकेट होती है। मेंटल के 3 भाग विभाजित किया जा सकता है। माहो असमानताओं से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। भूपटल क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थलमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, माहो की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे ठोस है? सबसे ठोस पदार्थ की बात यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या है, देखिए है कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्टराइज और कॉर्ड्रम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉर्ड्रम। कॉर्ड्रम। अगला इसका व्याख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितना है? यहाँ दिया है क्वेश्चन कि मेंटल की मोटाई का बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2900 किलोमीटर। देखिए व्याख्या कि माहे असमानताओं से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व जो है 3 से 3.5 एवं निम्न भाग का घनत्व जो है 4.5 से लेकर 5.5 तक है। पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म परत कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहले माही द्वीप परपट्टी, आंतरिक क्रोड, मेंटल या सागरी परपट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसलिए अधिक गर्म है। देखिए पृथ्वी का आंतरिक कोर भाग जो है सर्वाधिक गर्म है। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है एवं उनके इसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। यह मुख्यतः निकेल और लोहा द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीफे भी कहते हैं। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक की गहराई तक का भाग तरल अवस्था में है। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग ठोस अवस्था में है। क्रोड का अधिकतम तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस एवं घनत्व जो है 13 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो आंतरिक क्रोड है, ऊपरी क्रोड है, परपट्टी है या फिर मेंटल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परपट्टी सबसे पतली परत है। इसका भी व्याख्या देखते हैं। भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है, जिसकी औसत मोटाई जो है 33 किलोमीटर है। महाद्वीप भाग में इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भाग में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर मोटी है। क्रास्ट मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी क्रास्ट परपट्टी और निचली क्रास्ट की परपट्टी। तो ऊपरी का जो है जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, और निचली में जो बेसाल्ट चट्टान का अवच्छेदित पाया जाता है, जिसके द्वारा महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी हिस्से की घनता का विस्तार कितना है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.2 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.0 से 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.2 से 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 9.0 से 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या, मेंटल की ऊपरी हिस्से की घनत्व का विस्तार 3.2 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मोहो असमानता से लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी की समस्त आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में व्याप्त है। मेंटल के ऊपर भाग का घनत्व 3 से 3.5 एवं निम्न भाग का घनत्व 4.45 से 5.5 तक है। इस व्याख्या के साथ आज का जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, और इसके बाद जो बचा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह लेते आऊँगा, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। यह झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान